दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। सबसे पहले मैं आपको और आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं देता हूं। आशा है कि आपने होली जैसे पावन पर्व को बड़े ही धैर्यता के साथ मनाया होगा। आपने सभी अपनी नकारात्मक आदतों को होलिका दहन के साथ दहन कर दिया होगा और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए मन को तैयार किया होगा। आज हम कुंभ लग्न की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। अगर आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तो आपके फर्स्ट हाउस में लिखा होगा 11 नंबर, सेकंड हाउस में लिखा होगा 12, थर्ड हाउस में लिखा होगा 1 नंबर, फोर्थ हाउस में सेकंड नंबर, फिफ्थ हाउस में थर्ड नंबर, सिक्स्थ हाउस में 4 नंबर, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और ये 10। इस तरीके से आपके लग्न ग्राफ में ये नंबर लिखे होंगे। जिस नंबर की जो राशि है और वो राशि उस हाउस में बैठी हुई है। यहाँ फर्स्ट हाउस से विश्लेषण करना स्टार्ट करते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि विश्लेषण हमेशा फर्स्ट हाउस से ही किया जाता है। ये क्रम हमेशा इस तरीके से आगे बढ़ता है और 12th हाउस तक पहुँच जाता है। ये फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर की राशि है कुंभ और कुंभ के स्वामी है शनिदेव। ये कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्नेश हैं शनिदेव। इस सारी कुंडली के मालिक हैं शनिदेव, होल सोल मालिक हैं शनिदेव। और लग्नेश हमेशा ही योग कारक होता है। तो लग्नेश को अगर त्रिक हाउस में एक राशि भी मिल जाती है तब भी उसको त्रिक हाउस का दोष नहीं लगता है और वो लग्नेश हमेशा योग कारक ही होता है। बात करते हैं आगे सेकंड हाउस के बारे में, जहां लिखा हुआ है 12 नंबर यानी कि मीन राशि। और मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को इस लग्न कुंडली में 11th हाउस भी मिला हुआ है, जहां लिखा है 9 नंबर यानी कि धनु राशि। तो बृहस्पति देव को सेकंड हाउस और 11th हाउस मिला हुआ है। सेकंड हाउस का विश्लेषण अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर सेकंड हाउस की राशि का मालिक लग्नेश का शत्रु है तब वो मारक की श्रेणी में आता है। चूंकि शनिदेव की बृहस्पति देव से शत्रुता है, इसी कारण यहाँ बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली में मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे थर्ड हाउस के बारे में, जहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर यानी कि मेष राशि और स्वामी है मंगलदेव। मंगलदेव को यहाँ 10th हाउस भी मिला हुआ है, जहाँ लिखा है 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि। तो इस लग्न कुंडली में मंगलदेव को एक तो थर्ड हाउस मिला और एक 10th हाउस मिला। तो मंगलदेव की लग्नेश शनिदेव से है तो शत्रुता, लेकिन इनको एक हाउस जो मिला केंद्र का 10th हाउस कर्म स्थान, वो इनको बहुत अच्छा स्थान मिला। और थर्ड हाउस जो मिला इनको वो मेहनत वाला स्थान मिला, इच्छा शक्ति वाला स्थान मिला। इसी कारण मंगलदेव इस लग्न कुंडली में सम की स्थिति में आते हैं, क्योंकि इनकी एक राशि केंद्र में यानी कि इनको एक हाउस बहुत अच्छा मिल गया। इसी कारण मंगलदेव इस लग्न कुंडली में सम की सिचुएशन में आते हैं। बात करते हैं आगे फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस में लिखा हुआ है 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव को यहाँ इस लग्न कुंडली में एक और हाउस मिला है 9th हाउस, जहाँ लिखा है 7 नंबर यानी कि तुला राशि। और वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव की लग्नेश से मित्रता है और शुक्रदेव को दोनों ही हाउस बहुत अच्छे मिले हैं। एक तो भौतिक सुख सुविधा वाला हाउस मिला है और एक भाग्य का, पिता का, धर्म में रुचि का, इन सभी चीज़ों का हाउस मिला है। इसी कारण शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में अति योग कारक की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं आगे फिफ्थ हाउस के बारे में, जहां लिखा है 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी है बुधदेव। बुधदेव को इस लग्न कुंडली में 8th हाउस भी मिला है, जहां लिखा है 6 नंबर यानी कि कन्या राशि। तो इस लग्न ग्राफ में बुधदेव को एक तो 5th हाउस मिला, एक 8th हाउस मिला। एक राशि इनको त्रिक हाउस में गलत भाव में मिल गई और एक राशि इनको त्रिकोण में मिल गई। लघु पाराशरी में ये नियम है, ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रह को एक राशि त्रिकोण में मिल जाए और एक राशि त्रिक भाव में मिल जाए तब भी वो ग्रह योग कारक होता है। तो बुधदेव यहाँ इस लग्न कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आते हैं। साथ साथ में इस लग्न कुंडली के आधार पर बुधदेव इष्ट देव भी है। इष्ट देव ऐसे निकालते हैं कि 5th हाउस में जो राशि लिखी है, जो नंबर लिखा है, उस नंबर की जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी है वही हमारी लग्न कुंडली के अनुसार इष्ट देव होते हैं। तो बुधदेव इष्ट देव हैं यहाँ हमारे यहाँ पर। और 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस में लिखा हुआ है 4 नंबर यानी कि कर्क राशि, स्वामी चंद्रदेव।
चंद्रदेव को यहाँ त्रिक हाउस मिला है। चूंकि चंद्रदेव और सूर्यदेव के पास एक ही राशि होती है, इसी कारण चंद्रदेव इस लग्न कुंडली में त्रिक हाउस मिलने की वजह से मारक रहेंगे। बात करते हैं आगे 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस में लिखा हुआ है 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, स्वामी सूर्यदेव। अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग 7th हाउस की राशि का मालिक अगर लग्नेश का मित्र है तब वो योग कारक की श्रेणी में आएगा, नहीं तो शत्रु है तो मारक की श्रेणी में आएगा। क्योंकि सूर्यदेव की शनिदेव से शत्रुता है, इसी कारण यहाँ सूर्यदेव मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 8th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 6 नंबर यानी कि कन्या राशि और बुधदेव को हम योग कारक की श्रेणी में रख चुके हैं। बात करते हैं आगे 9th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 7 नंबर यानी कि तुला राशि, स्वामी शुक्रदेव और शुक्रदेव को हम योग कारक की श्रेणी में रख चुके हैं। बात करते हैं आगे 10th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, स्वामी मंगलदेव। मंगलदेव को हम सम की स्थिति में रख चुके हैं। बात करते हैं आगे 11th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 9 नंबर यानी कि धनु राशि और बृहस्पति मारक हो चुके हैं हमारे। बात करते हैं आगे 12th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 10 नंबर यानी कि मकर राशि, स्वामी शनिदेव तो पहले ही योग कारक और लग्नेश हैं इस लग्न कुंडली में। तो हमने ये रॉ फॉर्म में शनि शुक्र बुध योग कारक निकाले, मंगल सम और मारक गुरु चंद्र सूर्य। देखिए एक कुंडली है, इनका एक कमेंट आया था, इनका नाम है चंद्र जी और ये मेरे आदरणीय है। मेरे परिवार के सभी सदस्य, ये चैनल से जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ये मेरा परिवार ही तो है, और मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मेरे को चुना। कि कुंडली का हम विश्लेषण करने वाले हैं, ये भी कुंभ लग्न की कुंडली है और इसके अकॉर्डिंग हम एक्चुअल फॉर्म में उदाहरण के लिए समझते हैं कि योग कारक ग्रह कौन से होते हैं और मारक ग्रह कौन से होते हैं। इन सारी चीज़ों से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। विश्लेषण को स्टार्ट करते हैं शनिदेव से। शनिदेव हमने यहाँ योग कारक की श्रेणी में रखा था क्योंकि लग्नेश थे, लग्नेश सदा ही योग कारक होता है। तो शनिदेव यहाँ देखते हैं कि इस एक्चुअल फॉर्म में 8th हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं, त्रिक हाउस में चले गए, इसी कारण इस लग्न कुंडली में मारक हो गई। बात करते हैं आगे शुक्रदेव के बारे में। तो शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में यहाँ 5th हाउस में बैठे हुए हैं, अच्छे हाउस में बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं और शुक्रदेव यहाँ इस लग्न कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे बुधदेव के बारे में। तो बुधदेव यहाँ बैठे हैं 7th हाउस में सिंह राशि में और बुधदेव यहाँ पर भी योग कारक ही रहेंगे। बात करते हैं आगे मंगलदेव के बारे में। हमने मंगलदेव को यहाँ सम की कंडीशन में रखा था, यहाँ मंगलदेव बैठे हैं तुला राशि में और शुक्रदेव यहाँ पर हमारे योग कारक हैं, इसी कारण मंगलदेव भी हमारे योग कारक होंगे क्योंकि सम ग्रह राशि के अनुसार फल देता है। अगर वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का मालिक अगर लग्न कुंडली में मारक है तब फिर वो ग्रह भी मारक हो जाएगा। चूंकि यहाँ शुक्रदेव हमारे योग कारक हैं, इसी कारण हमारे मंगलदेव जो सम थे वो भी हमारे यहाँ पर योग कारक हो गई। बात करते हैं आगे गुरुदेव के बारे में। तो गुरुदेव हमारे यहाँ मारक थे और यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं 7th हाउस में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर भी गुरुदेव हमारे मारक ही रहेंगे। बात करते हैं आगे चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव हमारे यहाँ पर रॉ फॉर्म में मारक थे और चंद्रदेव यहाँ 3rd हाउस में बैठे हैं, ज़्यादा अच्छे हाउस में नहीं बैठे हैं और ना ही उच्च के हो रहे हैं, इसी कारण इस लग्न कुंडली में चंद्रदेव भी मारक रहेंगे। बात करते हैं आगे सूर्यदेव के बारे में। तो सूर्यदेव हमारे इस लग्न कुंडली में रॉ फॉर्म में मारक थे, लेकिन सूर्यदेव हमारे यहाँ बैठ गए 7th हाउस में, खुद की राशि में सिंह राशि में, और इसी कारण सूर्यदेव यहाँ पर योग कारक हो गए क्योंकि सूर्यदेव इस लग्न कुंडली में स्वराशि हो गई। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रह अगर अच्छे हाउस में स्वराशि हो जाता है, स्वग्रही हो जाता है, तब वो ग्रह मजबूरन योग कारक हो जाता है, बाध्य हो जाता है अच्छे रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर को कदापि गंदा नहीं करता है। बात करते हैं आगे राहु केतु के बारे में। तो राहु हमारे यहाँ 6th हाउस में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, और ये मैं पिछली कई बार बता चुका हूँ कि राहु केतु उच्च के भी अगर हो जाते हैं और त्रिक हाउस 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस में बैठ जाते हैं तब भी वो मारक ही रहेंगे, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही त्रिक हाउस में बैठे हैं, एक 6th हाउस में बैठे हैं और एक 12th हाउस में बैठे हैं, इसी कारण यहाँ दोनों ही ग्रह हमारे मारक रहेंगे। तो हमने ये योग कारक ग्रह में एक्चुअल फॉर्म में निकाला शुक्र बुध मंगल और सूर्य, और मारक को शनि गुरु चंद्र और राहु और केतु। अब बात करते हैं राजयोग के बारे में। क्या इस कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है क्या? हाँ, तो बन रहा है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है। आपने नोटिस किया होगा 7th हाउस में बुध और सूर्य की युति है और दोनों ही ग्रह योग कारक हैं, इसी कारण इस कुंडली में हमारा
जो राजयोग बन रहा है वो बुधादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि सूर्य देव से बुध देव हमारे अस्त हो गए हैं, और अगर बुध देव 13 डिग्री सूर्य देव के नज़दीक आ जाएं तब ये ग्रह अस्त हो जाते हैं बुध देव, और सूर्य देव बुध देव से अस्त हैं। इसी कारण ये एक हमारे लिए, इस कुंडली के लिए नेगेटिव पॉइंट है कि एक पॉजिटिव ग्रह हमारा अस्त हो गया, और वो भी ऐसा ग्रह जो राजयोग बना रहा था। तो इनको जरूरत है बुध देव को जागृत करने की। बात करते हैं आगे कोई दोष। हाँ, इस कुंडली में दोष भी बन रहा है। सबसे पहला दोष तो लग्न दोष ही, कि लग्नेश हमारे त्रिक हाउस 8th हाउस में चले गए। तो सबसे पहला दोष तो हमारा लग्न दोष ही बन रहा है, इसलिए शनिदेव की उपाय करने की आवश्यकता है इस कुंडली को। बात करते हैं आगे, एक और दोष बन रहा है केमद्रुम दोष। चंद्रमा हमारे यहाँ 3rd हाउस में बैठे हैं, उसके साथ भी कोई ग्रह नहीं है, पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, और आगे भी कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा मारक भी है। इसी कारण यहाँ हमारा केमद्रुम दोष भी बन रहा है। हमेशा मन भटकता ही रहेगा, अजीब सा डर सताता रहेगा, यही इस दोष की खासियत है। अब बात करें रत्न के बारे में। हाँ, तो रत्न हमेशा योग कारक ग्रहों का ही पहना जाता है। इस लग्न कुंडली के अनुसार ये शुक्र और बुध देव का ही रत्न पहन सकते हैं। योग कारक ग्रह मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं, लेकिन ये जो कुंडली है वो कुंभ लग्न की कुंडली है, और ये मंगल और सूर्य एंटी पार्टी के ग्रह हैं। बेशक ये योग कारक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका रत्न नहीं रेकमेंड करूंगा मैं। इनका रत्न केवल शुक्र और बुध, ये ओपल, शुक्रदेव के 3 रत्न होते हैं। एक तो ओपल होता है, एक वाइट टोपाज होता है, और एक जो है हीरा होता है। इन तीनों में से जो एफर्ट आप कर पाओ वो आप पहन सकते हो। दूसरे रत्न की बात करें तो बुद्धदेव का रत्न पन्ना होता है। ये दोनों रत्न आपको पहनने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। शुक्रदेव का रत्न पहनेंगे तो वो मृत अवस्था में है, 29 डिग्री पर हैं, और वो एक अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। और पन्ना का रत्न पहनेंगे अगर तो बुधदेव जागृत होंगे, और बुधादित्य राजयोग भी आपका काम करने लगेगा। उपाय में बात करें तो सदा की तरह हमेशा आज भी बोलूँगा मैं कि लग्नेश और इष्ट देव, इन दोनों ग्रहों का बीज मंत्र हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को बोलना चाहिए, क्योंकि इन 2 ग्रहों में ही ये ताकत होती है कि कैसी भी कुंडली हो वो बहुत अच्छी कंडीशन में एक समय के बाद आ जाती है। दूसरे उपाय की बात करें, एक मुखी रुद्राक्ष इनको पहनना है। ये रुद्राक्ष पहनने के बाद इनको बेहतर ही परिणाम इस कुंडली के अनुसार मिलने लगेंगे। बाद में अगले उपाय की बात करें तो श्रावण सोमवार, श्रावण में जो सोमवार पड़ते हैं उन सभी सोमवार में इनको व्रत रहना चाहिए, और चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें अगले उपाय की तो पीपल का जो पेड़ होता है, आपके नज़दीक जो पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे शाम को 6 बजे के बाद आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का वास होता है, ऐसी मान्यता है हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो आप अगर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक शाम को 6 बजे के बाद लगाते हैं तो आपके लिए यह विशेष लाभकारी होगा। बात करते हैं अगले उपाय की, तो एक बीज मंत्र गणेश जी का ओम गम गणपते नमः, ये आपको प्रत्येक दिन बोलना चाहिए, लेकिन आपको स्टार्ट करने के लिए बुधवार का दिन सही रहेगा। अगर बुधवार से आप स्टार्ट करते हैं और फिर आप जीवन भर इस बीज मंत्र को बोलिए तो आपकी कुंडली बेहतर ही रिजल्ट देने वाली निश्चय ही बन जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी भी कोई कुंडली है तो आप भी कमेंट करिए, हो सकता है कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड आपकी कुंडली मैच कर जाए और मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँ। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि इस ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान की नज़र से प्रत्येक व्यक्ति समझ सके और अपनी परेशानियों का आकलन स्वयं ही कर सके। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।